चलिए स्टार्ट करते हैं। अब तक हमने जो आयनिक इक्विलिब्रियम में देखा है ना, वो क्या क्या देखा एक बार मैं शॉर्ट में रिकैप कर रहा हूं, ध्यान देना। आयनिक इक्विलिब्रियम में पहले तो अपन ये बात किए थे कि सारे रिएक्शंस जो होंगे वो आयनिक होंगे, और हम इसमें बात करने वाले हैं किसकी? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की। बात करेंगे किसकी? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स तो कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं। तो हम बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ किनकी? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की, इस पूरे पार्ट ऑफ द चैप्टर में। इसमें सबसे पहले अपन ने देखा था इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक एसिड्स, ये वाटर में डिसोसिएट होते हैं। तो इनके डिसोसिएशन प्रोसेस में अपन ने जो इक्विलिब्रियम देखा था उसको अपन ने नाम दिया था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ एसिड, नाम था उसका Ka। फिर सेम चीज हमने बेस के साथ करी, सेम चीज हमने बेस के साथ करी और उसको नाम दे दिया था हमने Kb। वो था डिसोसिएशन, वो भी रिएक्शन का नाम डिसोसिएशन ही था, एंड द कांस्टेंट वाज नोन एज Kb। देखो हर बार निकालते K ही है, रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, हर बार वही निकालते हैं, बस प्रोसेस चेंज हो रहा है। एसिड्स का डिसोसिएशन हुआ तो कांस्टेंट का नाम पड़ गया Ka, बेस का डिसोसिएशन हुआ तो कांस्टेंट का नाम पड़ गया Kb। जैसे मैं एग्जांपल आपको बताऊं कि हमने एसिड लिया था, लेट से फॉर एग्जांपल Ha नाम का एसिड है। H तो रहता ही है ना एसिड में, A कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी HCl, इट कैन बी H2SO4, बट क्योंकि यहाँ पे हम वीक की बात कर रहे हैं तो इट कैन बी CH3COOH। ठीक है, तो वो जब वाटर में जाएगा तो वो डिसोसिएट हो रहा था इनटू H3O पॉजिटिव आयन एंड A नेगेटिव आयन, यही बनेगा। देखो जनरल रिएक्शन लिखा है मैंने अभी, समझ रहे क्या क्या कर रहे हैं यहाँ पर अपन, है ना? तो इसी रिएक्शन को नाम दिया अपन ने डिसोसिएशन का। अब इसका जब अपन K लिखते थे तो क्या होता था? कंसंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A नेगेटिव डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ HA इंटू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। याद है? ठीक है, अब इसको हम यहां ट्रांसफर करते हैं, ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, क्योंकि ये प्योर लिक्विड है, बाकी लोग लिक्विड नहीं है। ये एक्वा सॉल्यूशन में, ये भी एक्वा सॉल्यूशन में, ये भी एक्वा सॉल्यूशन में है, पर ये प्योर लिक्विड है। याद है ना, पर वो पढ़ते थे S फॉर सॉलिड, L फॉर लिक्विड, G फॉर गैस एंड AQ फॉर एक्वस। ये तीनों AQ हैं, ये L है लिक्विड, तो इसका कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट वाज अ न्यू कांस्टेंट Ka। अगर ये सेम रिएक्शन बेस के लिए होता, बेस को अपन नॉर्मली लिख सकते हैं BOH, क्या लिख सकते हैं? BOH, क्योंकि OH तो रहेगा उसमें। B कैन बी एनी कैटायन, NH4OH, MgOH का होल ट्वाइस। तो जब ये डिसोसिएट होगा तो इसके कांस्टेंट K को हम क्या बोलेंगे? Kb। ये दो प्रोसेस पढ़े थे अपन। उसके बाद हमने थर्ड चीज पढ़ी थी वाटर का आयनाइजेशन, वाटर का आयनाइजेशन, और उसको अपन ने क्या नाम दिया था? KW। नाम क्या था इसका? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ठीक है, इन सभी का हमने P भी निकाला, पीएच वाला P हमने निकाला, pKa हमने निकाला, pKb हमने निकाला, pKw। ठीक है, फिर हम लास्ट क्लास से बात किए थे एक और प्रोसेस की जिसका नाम था सॉल्युबिलिटी। क्या नाम था वो? सॉल्युबिलिटी। तो जिसमें अपन ने नाम दिया था उसको KSP, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ अ स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। एक ऐसा सॉल्ट जो कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं होगा, जैसे ये लोग कंप्लीटली आयनाइज नहीं हो रहे थे, वैसे ही ये कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं होगा, वरना फिर वो इक्विलिब्रियम कैसे पहुंचेगा? वो तो कंप्लीशन पहुंच जाएगा। तो उन सॉल्ट का अपन ने क्या निकाला था? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। KSP को क्या नाम दिए थे? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। और अपन ये देखे थे, एक दो न्यूमेरिकल जो हमने सॉल्व किए थे उस अपन ये देखे थे कि आप इसकी मदद से किसी भी स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी निकाल सकते हो इन मोल पर लीटर, कि कितना मोल वो 1 लीटर में डिसॉल्व होगा। ये होता है उसका मतलब अगर किसी सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी है 5 मोल पर लीटर, इसका क्या मतलब होगा? कि उस सॉल्ट का 5 मोल 1 लीटर पानी में डिसॉल्व हो जाएगा, ये उसकी सॉल्युबिलिटी हुई। ठीक है, तो यहां तक हमने देख लिया था। आज एक और प्रोसेस पढ़ने वाले अपन, हैंड डाल लो, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। ये ना आपके न्यूट्रलाइजेशन का उल्टा है। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता था? याद करो, बताओ क्या होता था न्यूट्रलाइजेशन? एसिड प्लस बेस, हाँ, गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट एंड वाटर।
यहां अपन क्या करने वाले हाइड्रोलिसिस कराने वाले हैं, किसका? सॉल्ट का। हाइड्रोलिसिस मतलब पानी का एडिशन। तो आप सॉल्ट में पानी ऐड कर दोगे तो वापस से एसिड और बेस मिल जाएगा। इसी को हाइड्रोलिसिस बोलते हैं, सॉल्ट का। ठीक है, तो हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट एंड, हेडिंग कंटिन्यू करना, हेडिंग थोड़ी सी हेडिंग और बची है। हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट एंड द pH of their solutions, and the pH of their solutions, and the pH of their solutions, उनके solutions का pH भी निकालेंगे, and the solutions of their, sorry, pH of their solutions। ठीक है, इसमें लिखना नीचे, salts formed by the reaction between, salts formed by the reactions between, salts formed by the reaction between acids and bases, acids and bases in definite proportion, in definite proportion, undergo ionization in water, undergo ionization in water, undergo ionization in water। ठीक है, full stop। The cation and anion formed, the cation और anions formed, सॉल्ट होगा तो उसके कैटायन एनायन होंगे क्योंकि पानी में वो आयनाइज हो चुके हैं। द सॉल्ट, द कैटायन और एनायन फॉर्म्ड either exist as hydrated ions, either exist as hydrated ions, either exist as hydrated ions, or interact with water, or interact with water, or interact with water to form corresponding acid or bases। or interact with water to form corresponding acids or bases। This process of interaction between water, this process of interaction between water and cations or anions or both, वाटर का इंट्रैक्शन किसके साथ? सॉल्ट के कैटायन और एनायन के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो सॉल्ट है NH4Cl, ये NH4Cl पानी में जाने के बाद बन गया NH4 एक्वस एंड Cl नेगेटिव एक्वस। अब ये दोनों आयन का जो वाटर के साथ इंट्रैक्शन हो रहा है ना, उसी को हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। ठीक है, द इंट्रैक्शन, the process of interaction between water and cation or anion of salt is called hydrolysis, is called hydrolysis। ठीक है, full stop। The pH of the solution gets affected by this interaction, the pH of the solution gets affected by this interaction। The pH of the solution gets affected by this interaction, full stop। The cations of strong bases, the cations of strong bases and anions of strong acids, cations of strong bases। कुछ एग्जांपल बताएंगे इसका? स्ट्रॉन्ग बेसिस के कैटायन, हाँ वो तो बेस बोल दिया ना। कैटायन मतलब क्या हो गया? Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, हाँ Ca2 पॉजिटिव, Ba2 पॉजिटिव, ये सब आपके स्ट्रॉन्ग बेस के कैटायंस है। क्या लिखा आपने? द कैटायंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड एनायंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स। इसी कुछ एग्जांपल्स, HCl का Cl नेगेटिव, H2SO4 का SO4 2 नेगेटिव,
HNO3 का NO3 1 नेगेटिव। समझ में क्या लिख रहे हैं अपन? एक स्ट्रॉन्ग बेस के कैटायंस, स्ट्रॉन्ग एसिड के एनायंस, ये लिखा हमने अभी, है ना। तो दी cations of strong bases and anions of strong acids simply get hydrated, मतलब वो बस गीले होते हैं, simply get hydrated but do not hydrolyze, and therefore the solutions of salts formed by them, are neutral. देखो इसका मीनिंग क्या हुआ समझना, एक मिनट इधर ना। अगर मैं एक स्ट्रॉन्ग एसिड लेता हूं HCl और एक स्ट्रॉन्ग बेस लेता हूं NaOH, ठीक है, ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे? NaCl एंड वाटर, यही होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब दो कंडीशंस होती हैं, पानी में जाने के बाद ये आयंस में ब्रेक होगा, Na+ और Cl नेगेटिव में, करेक्ट। ये भी अपने आयंस में होंगे H+ एंड OH नेगेटिव। अगर ये लोग आपस में इंटरेक्ट किए तो Na और OH फिर से NaOH बना सकते हैं ना, या फिर H और Cl फिर से HCl बना सकते हैं। ध्यान से समझना ना ये चीज, अपन जो इतना सब लिखे हैं इसका मतलब क्या है। अगर ये लोग इंटरेक्ट किए तो ओवरऑल सॉल्यूशन का पीएच कम ज्यादा होगा, क्योंकि अभी तक तो देखो क्या हो रहा है, पानी बना है, दोनों के कंसंट्रेशन बराबर है, तो सॉल्यूशन का पीएच क्या है? 7, न्यूट्रल। बट अगर मान लो कैटायन इसके साथ मिक्स होना चालू कर दे, कुछ कैटायंस इसके साथ मिक्स होना चालू कर दे, तो अब OH नेगेटिव कम हो जाएगा, होगा कि नहीं कम? क्योंकि वो मिल जा रहा है ना, उसका इंटरेक्ट कर रहा है, तो उससे क्या होगा? H+ बढ़ जाएगा। H+ कहीं से आया नहीं, OH नेगेटिव कम हो गया। क्यों कम हो गया? क्योंकि Na+ उसके साथ इंटरेक्ट करके बेस बना लिया, तो उससे H+ का कंसंट्रेशन बढ़ गया। तो ये पीएच का वैल्यू बताओ बढ़ेगा कि कम होगा? त्रिशा कैसे बढ़ेगा? नहीं तो वैल्यू क्या होगा, मुझे कुछ एग्जांपल देके बताओगे, नंबर क्या आएगा? 8 आएगा कि 6 आएगा? तो मतलब पीएच का वैल्यू कम हुआ ना, एसिडिक की तरफ जा रहा है, मतलब कम होगा ना, तो ये पीएच क्या हो जाएगा? 6। आपको समझ में आया? ये एसिडिक सॉल्ट हो गया। अब ये सॉल्यूशन क्या हो गया? एसिडिक हो गया, क्योंकि अब तक क्या था, H+ और OH नेगेटिव बराबर क्वांटिटी में थे, तो ये सॉल्यूशन न्यूट्रल था। पर इसके कैटायन और एनायन इन दोनों में से किसी एक के साथ इंटरेक्ट कर लिए, राइट, तो उससे H+ के कंसंट्रेशन बढ़ गया। H+ का कंसंट्रेशन बढ़ने का मतलब पीएच कम होना होता है, गोइंग टुवर्ड्स मोर एसिडिक, तो पीएच इफेक्ट हुआ इससे। यही अभी तक आपने लिखा है अपनी कॉपी में। बट फिर अभी क्या लिखा हमने कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस लोग नहीं करते रिएक्ट, स्ट्रॉन्ग बेस का कैटायन, स्ट्रॉन्ग एसिड का एनायन, ये लोग पानी के साथ इंटरेक्ट नहीं करते, बस गीले होते हैं, इंटरेक्ट होके वापस ये नहीं बनाते। तो इस टाइप में तो H+ और OH नेगेटिव का कंसंट्रेशन कांस्टेंट बराबर रहेगा, तो ये वाले सॉल्यूशंस कैसे होंगे? न्यूट्रल। पर अभी अपने 3 केसेस और बचे हैं। कौन कौन से केस? स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, और बताओ, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, और एक लास्ट केस दोनों ही वीक एसिड, इनके सॉल्यूशंस न्यूट्रल नहीं होंगे, हम 10th क्लास में पढ़ चुके हैं ये चीजें ना, कि अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस होगा तो उसका सॉल्ट एसिडिक होगा, क्योंकि वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड को कैसे न्यूट्रलाइज करेगा? तो कुछ एसिडिक नेचर बच जाएगा, तो हमारा सॉल्ट कैसा होगा? एसिडिक। इन दोनों में सॉल्ट होगा बेसिक। इन दोनों में डिपेंड करेगा कौन ज्यादा वीक है। समझ रहे हैं क्या? किसका इंट्रैक्शन ज्यादा हो रहा है, वही बाद में देखना, वो सब क्या है सब। क्लियर है ये? अब समझ में आया क्या लाइन लिखी अपन? स्ट्रॉन्ग के लिए ये लोग इंट्रैक्शन करके वापस से पीछे नहीं जाते हैं, ये तो इरिवर्सिबल होता है ना रिएक्शन। वीक वाले रिवर्सिबल होते हैं, तो कुछ OH नेगेटिव शायद Na+ के साथ, या कुछ H+ Cl नेगेटिव के साथ वापस से जुड़ जाएगा,
जिससे H प्लस या OH नेगेटिव किसी एक की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, दूसरे की ऑटोमेटिकली बढ़ी हुई दिखेगी, तो उससे हमारा पीएच शिफ्ट हो सकता है न्यूट्रल से हायर बेस की तरफ या कम होकर के एसिडिक की तरफ। ठीक है, तो ये इन तीनों का अपन को पढ़ना है कि क्या होता है इनमें। ठीक है, पर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट क्या होते हैं? न्यूट्रल। ठीक है, चलो नीचे नेक्स्ट लाइन में लिखना, द अदर कैटेगरी ऑफ सॉल्ट्स डू अंडरगो हाइड्रोलिसिस। बाकी तीनों कैटेगरी के सॉल्ट हाइड्रोलिसिस शो करेंगे। ये सिर्फ गीले नहीं होते हैं, ये पानी के साथ इंट्रैक्ट भी करेंगे, पानी के आयंस के साथ इंट्रैक्ट मिक्सिंग करके वापस से अपना करस्पॉन्डिंग एसिड बना लेंगे या करस्पॉन्डिंग बेस बना लेंगे। समझ रहे हैं क्या? तो द अदर कैटेगरी ऑफ सॉल्ट्स डू अंडरगो हाइड्रोलिसिस। द अदर कैटेगरी ऑफ सॉल्ट्स डू अंडरगो हाइड्रोलिसिस। समझ गए लाइन? बाकी तीनों तो हाइड्रोलिसिस शो करेंगे, यानी कि उनके आयंस के बीच में वाटर के साथ इंट्रैक्शन होगा। ठीक है, चलो तो पहला लिखो फर्स्ट कैटेगरी। तीनों कैटेगरी का पहले नाम लिख लेते हैं, एक एक एग्जांपल के साथ लिखो। फर्स्ट, salts of weak acid and strong base. Salts of weak acid and strong base. Salts of, मैं यहां बैठू, सेकेंड मिनट। Salts of weak acid and strong base, इसका कोई एग्जांपल बताएगा मुझे? वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का कोई एग्जांपल? सॉल्ट बताओ ना डायरेक्ट। हाँ, NaOH, तो सॉल्ट क्या बनेगा? CH3COO Na, ये बनेगा वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, है ना? लिख लो एग्जांपल में, एग्जांपल CH3COO Na। दूसरा कैटेगरी लिखो, दूसरा कैटेगरी उल्टा कर लो, सॉल्ट ऑफ, हाँ, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। इसका एग्जांपल NH4Cl, NH4Cl। देखो, वीक बेस है हमारा NH4OH और स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl, ये दोनों मिला के बनाने वाले हैं NH4Cl। ठीक है, NH4Cl। ठीक है, लास्ट कैटेगरी, सॉल्ट ऑफ, दोनों वीक, वीक एसिड एंड वीक बेस, salt of weak acid and weak base। एग्जांपल CH3COONH4, CH3COONH4। देखो ये एसिड हमारा वीक CH3COOH, ये एसिड भी वीक और ये बेस भी वीक। सॉल्ट क्या बनेगा? CH3COONH4। नाम क्या होगा इसका? ये क्या होता है? NH4 अमोनियम। और ये क्या होता है? इस आयन का नाम क्या होता है? अच्छा, इस एसिड का नाम क्या है? हाँ हाँ, तो ये एसिटेट आयन हो गया। पहली बार नाम सुन रहे हो एसिटेट आयन। एसिटेट आयन और अमोनियम, तो नाम पड़ जाएगा अमोनियम एसिटेट। लिखो नाम जल्दी से, अमोनियम एसिटेट। NH4Cl का नाम फिर नहीं पता होगा आप लोग को, अमोनियम क्लोराइड। और ये वाला सोडियम एसिटेट, सोडियम एसिटेट। हाँ जी, नहीं, वो डिपेंड करता है कि कौन ज्यादा वीक है। अभी अपने एग्जांपल देखेंगे दोनों का। ठीक है, हाँ चलो लिखना है इसमें नीचे। पहला फर्स्ट केस देखते हैं, इन दो, इसका ना जो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से बना, लिखना नीचे, इन केस ऑफ CH3COONA, in case of CH3COONA, in case of CH3COONA, which is a salt of, which is a salt of, which is a salt of weak acid CH3COOH and strong base NaOH, and strong base NaOH,
and strong base NaOH gets completely ionized in aqueous solution, gets completely ionized in aqueous solution. CH3COONA किन दो एसिड और बेस का सॉल्ट है? CH3COOH जो कि वीक एसिड है, एंड NaOH जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है, गेट्स कंप्लीटली आयनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन। क्योंकि देखो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, क्योंकि एक चीज तो उसमें स्ट्रॉन्ग है ना, तो ये एक तरह का स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो कंप्लीटली आयनाइज होगा। मतलब आप सोचिए CH3COONA विल गेट कंप्लीटली, देखो मैंने एरो कैसा बनाया है, अगर ये डबल हेडेड एरो होता तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट होता, सिंगल एरो है तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। CH3COO नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव में डिसोसिएट हो जाएगा, राइट। अब क्या होगा, ये दोनों आयंस वाटर के साथ इंटरैक्ट करेंगे, हाइड्रोलाइज करेंगे, और इनमें वीक कौन है? एसिड। इनमें वीक कौन है? एसिड। तो ये कुछ H पॉजिटिव के साथ कंबाइन करके क्या बना लेगा? CH3COOH बना लेगा, यानी कि ओवरऑल H प्लस का कंसंट्रेशन कम हो गया। आप सोचिए कि ये अगर 100 मॉलिक्यूल थे, ध्यान से समझना ना, यहां ध्यान देना, 100 मॉलिक्यूल थे मान लो, तो ये दोनों 100-100 बने होंगे, Na पॉजिटिव भी और ये भी, दोनों 100-100 बने होंगे, ठीक है। और पानी लेट से अंदर 50 मॉलिक्यूल थे, दोनों 50-50 है, ठीक है। अब क्या होगा, कुछ इंट्रैक्शन हुआ इन दोनों के बीच में, क्योंकि ये वीक एसिड से आया है, इंट्रैक्शन हुआ तो क्या हो गया, मान लो इसके 10 मॉलिक्यूल वापस से CH3COOH बन गए, तो अब ये कितना बचा? अब ये 40 ही बचा, ये तो अभी भी 50 है। तो पहले ये न्यूट्रल होना चाहिए था, बट क्योंकि कुछ एसीटेट के मॉलिक्यूल यहां पर रिएक्ट करके क्या बना लिए? CH3COOH बना लिए, तो उससे H प्लस का कंसंट्रेशन कम हो गया, ओवरऑल OH का कंसंट्रेशन बढ़ गया, तो ये सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? बेसिक। समझ रहे हैं क्या? और ये होना भी चाहिए था। सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस इज बेसिक इन नेचर, वो अपन ऐसे प्रूव भी कर रहे हैं, ठीक है। चलो तो नीचे लिखना, क्या लिखे? गेट्स कंप्लीटली आयनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन, और ये रिएक्शन लिख लो, अभी पानी मत बनाना इसमें ना, पर यहां तक लिख लो बस। CH3COONA जो है पूरा डिसोसिएट हो रहा है, ठीक है, इतना लिख लो, लिख लो रिएक्शन। ठीक है, इसका एक लाइन लिखवाता हूं मैं, नीचे लिखना, एसिटेट आयन दस फॉर्म्ड, एसिटेट आयन दस फॉर्म्ड अंडरगोज हाइड्रोलिसिस। Na पॉजिटिव हाइड्रोलिसिस नहीं शो करेगा, क्योंकि ये कौन है? ये एक स्ट्रॉन्ग बेस का कैटायन है, अभी पीछे लिखा था हमने, सुन रहे हो क्या? स्ट्रॉन्ग बेस के कैटायन और स्ट्रॉन्ग एसिड के एनायन, ये लोग हाइड्रोलिसिस नहीं करते। फिर से रिपीट कर रहा हूं, पीछे अपन लिख चुके हैं ये चीज, है ना, कि स्ट्रॉन्ग बेस का कैटायन, एग्जांपल भी लिखा था हमने, Na प्लस, K प्लस, Ca2 प्लस, और स्ट्रॉन्ग एसिड के एनायन Cl नेगेटिव, SO42 नेगेटिव, NO31 नेगेटिव, ये लोग हाइड्रोलिसिस नहीं करेंगे, ये बस गीले होंगे पानी में, है ना, हाइड्रोलिसिस नहीं करेंगे, इंट्रैक्ट नहीं करेंगे पानी के साथ, ठीक है। पर जो वीक एसिड का एनायन है और जो वीक बेस का कैटायन है, ये लोग तो करेंगे ना इंट्रैक्ट, वही तो बच गया, दो स्ट्रॉन्ग बेस का कैटायन नहीं करेगा, पर वीक बेस का कैटायन करेगा। स्ट्रॉन्ग एसिड का एनायन नहीं करेगा इंट्रैक्ट, पर एक वीक एसिड का एनायन करेगा इंट्रैक्ट। तो वहां यही हो रहा है, यहां पर एक वीक एसिड का एनायन इंट्रैक्ट करेगा। तमाशा बाहर जाओ, चल तुरंत बाहर, तुरंत एकदम तुरंत बाहर। वीक एसिड का एनायन इंटरेक्ट करेगा, और वो किसके साथ इंटरेक्ट करेगा? पानी के साथ। पानी में किसके साथ? H प्लस के साथ, और क्या बना लेगा? CH3COOH। देखो एसिड नेचर तभी तक है जब तक ये दोनों अलग अलग है, जुड़ जाएंगे तो एसिड नहीं है। हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं एरिनियस कंसेप्ट में भी कि H प्लस के कारण ही एसिडिक नेचर होता है। पीएच भी हम कैसे निकालते हैं? H प्लस का कंसंट्रेशन को देख करके। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? और ये तो H प्लस के कंसंट्रेशन को कम कर रहा है मिक्स होकर करके, एसिटेट आयन H प्लस के साथ मिक्स होकर के H प्लस के कंसंट्रेशन को कम कर रहा है, देयर बाय इंक्रीजिंग OH नेगेटिव कंसंट्रेशन। तो OH नेगेटिव कंसंट्रेशन बढ़ नहीं रहा है, वो कम हो जा रहा है। जैसे 4 लोग लाइन में खड़े हैं, तो एक आगे हुआ, 3 लोग पीछे थोड़ी ना हुए, उसके एक के आगे में से 3 अपने आप पीछे दिख रहे हैं। वही चीज यहां पे हो रही है, H प्लस OH नेगेटिव बराबर में थे, ये कम हो गया, तो ये बड़ा हुआ दिख रहा है, ये थोड़ा बड़ा है, ये कम हुआ है। तो इससे हमारा जो सोल्यूशन है वो बेसिक नेचर का हो गया।
समझ रहे हैं क्या? इसका उल्टा होगा कब? इसका उल्टा कब होगा? जब अपन एक स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड बोले तो HCl, वीक बेस NH4OH। NH4Cl में क्या होगा ध्यान देना, ये भी पूरा कंप्लीटली आयनाइज होगा NH4 और Cl नेगेटिव में, ये भी पूरा कंप्लीटली आयनाइज हो जाएगा NH4Cl नेगेटिव में। इन दोनों में से कौन इंटरेक्ट करेगा जल्दी बताओ मुझे पानी के साथ? एग्जैक्टली ये पॉजिटिव तो नेगेटिव का इंटरेक्ट करेगा ना, पॉजिटिव तो पॉजिटिव को रिपेल करेगा, पर नेगेटिव का क्या करेगा? इंटरेक्ट कर लेगा। तो OH नेगेटिव कम हो जाएंगे या H पॉजिटिव बढ़ जाएगा, तो ये वाला सॉल्ट कैसा होगा? एसिडिक इन नेचर। समझ रहे हैं क्या? तो दोनों लिख लेते हैं एक बार में, फटाफट लिखो। क्या था? एसिटेट आयन 10 फॉर्म्ड, ये लिखे था लाइन आपने, ये रिएक्शन लिखे हो ना? हाँ, इसके बाद एसिटेट आयन 10 फॉर्म्ड, एसिटेट आयन 10 फॉर्म्ड undergo hydrolysis in water to give acetic acid, to give acetic acid and OH negative ions, and OH negative ions, and OH negative ions। देखो ये रहा, ये कर रहा है इंटरेक्ट, देखो पानी के साथ। पानी के किस आयन के साथ इंटरेक्ट करेगा? प्लस वाले के साथ। तो बना लेगा क्या? एसिटिक एसिड प्लस किसको छोड़ दिया उसने? इसने क्या बना दिया सॉल्यूशन को? बेसिक। ठीक है, ये रिएक्शन लिख लो। This results in the increase of OH negative concentration. This results in the increase of OH negative ion concentration. This results in the increase of OH negative ion concentration, making it alkaline, making it alkaline. This results in the increase of OH negative ion concentration, making it alkaline। ब्रैकेट में लिख लो pH क्या, लेस देन 7 की ग्रेटर देन 7? ग्रेटर देन 7। pH ग्रेटर देन 7, pH ग्रेटर देन 7। अब देखो दूसरे केस के लिए आप पूरा लाइन मत लिखना, सिर्फ रिएक्शंस लिख लो। सेकेंड केस ले लो NH4Cl, ये कौन सा केस है? स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के सॉल्ट का। ठीक है, तो रिएक्शन पहला क्या लिखोगे आप? ये कंप्लीटली आयनाइज होगा जैसे आपने उसको करवाया था ना, ये रिएक्शन लिखे थे ना आपने, उस सॉल्ट को कंप्लीटली आयनाइज करवा दिया, यहां भी हम इस सॉल्ट को कंप्लीटली आयनाइज करवा देंगे। ठीक है, अब आपको पता है इनमें से कौन इंटरेक्ट करने वाला है? NH4+। तो आप लिखे ना NH4+ पानी के साथ इंटरेक्ट करेगा, और पानी के किस चीज के साथ इंटरेक्ट करेगा? OH नेगेटिव के साथ। तो बनाएगा क्या? NH4OH, और क्या बच जाएगा? मेकिंग इट एसिडिक। तो वो लास्ट लाइन जरूर लिख लेना, मेकिंग इट एसिडिक, pH ग्रेटर लेस देन 7, pH लेस देन 7। ठीक है, तो यहां तो अपन को श्योर है कि स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस में एसिडिक सॉल्ट, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में बेसिक सॉल्ट। दोनों वीक के केस में डिपेंड करेगा कौन ज्यादा वीक है कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब कौन कम वीक है कौन ज्यादा वीक है। ठीक है, थर्ड केस लिख लो। कंसिडर द हाइड्रोलिसिस ऑफ, कंसिडर द हाइड्रोलिसिस ऑफ, उसका क्या एग्जांपल लिया था हमने? CH3COO NH4। दोनों ही वीक वाले हैं, दोनों ही वीक वाले। ये आया है वीक एसिड से, ये आया है वीक बेस से। ठीक है, तो दोनों हाइड्रोलाइज करेंगे, यही दोनों तो करते हैं हाइड्रोलिसिस। देखो स्ट्रॉन्ग एसिड का एनायन नहीं कर रहा था, वीक एसिड का एनायन करेगा। स्ट्रॉन्ग बेस का कैटायन नहीं कर रहा था, वीक एसिड का कैटायन तो करेगा NH4+। तो इसका रिएक्शन लिखना, दोनों के साथ हाइड्रोलिसिस होगा। देखो CNS, पहले इसका वो कर लेते हैं ना। अच्छा लिखे क्या अभी आप, लाइन कुछ लिखे हो क्या? कंसिडर हाइड्रोलिसिस ऑफ CH3COO NH4 full stop, the ions formed undergo hydrolysis, the ions formed undergo hydrolysis, और दोनों का हाइड्रोलिसिस कराएंगे, कैटायन का भी और एनायन का भी। The ions formed undergo hydrolysis,
CH3COO नेगेटिव प्लस NH4 पॉजिटिव प्लस H2O, दोनों करेंगे हाइड्रोलिसिस, दोनों वाटर के साथ इंटरेक्ट करेंगे। ये किसके साथ करेगा? H प्लस के साथ, और ये किसके साथ करेगा? OH। तो दोनों एसिड बेस बन जाएंगे वापस से, CH3COOH एंड NH4OH। ठीक है। अब देखो, अगर ये ज्यादा वीक होगा, ये स्ट्रॉन्गर होगा ना, अगर ये ज्यादा वीकर है, ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, तो ओवरऑल हमारा सॉल्ट बेसिक लगेगा। और अगर ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, ये कम स्ट्रॉन्गर है, या वीक, मतलब दोनों बराबर वीक नहीं है, उस हिसाब से हमारा जो बेसिक नेचर और एसिडिक नेचर आने वाला है। उसको एक सीधा एक फॉर्मूला लिखना नीचे। द नेचर ऑफ दिस सॉल्ट, द नेचर ऑफ दिस सोल्यूशन ऑफ दिस सॉल्ट, द नेचर ऑफ द सोल्यूशन ऑफ दिस सॉल्ट डिपेंड अपॉन द डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। कौन ज्यादा हाइड्रोलाइज कर रहा है? डिपेंड अपॉन द डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, डिपेंड अपॉन द डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, जैसे अपन ने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पढ़ा है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसोसिएटेड अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल टेकन, वैसे ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हाइड्रोलाइज अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल टेकन। मान लीजिए अगर ये ज्यादा इंटरेक्शन कर रहा होगा तो क्या होगा? अगर ये ज्यादा H प्लस का इंटरेक्शन कर रहा होगा तो सॉल्यूशन कैसा होगा? बेसिक। और अगर ये ज्यादा इंटरेक्शन कर रहा होगा तो एसिडिक। तो उसी को बोल रहे हैं डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, कौन कितना ज्यादा हाइड्रोलिसिस कर रहा है। ठीक है, तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या लिखे? द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन द डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस and the pH can be determined by the following formula, and the pH can be determined by the following formula. pH can be determined by the following formula. Formula लिखना, 7 plus half into pKa minus pKb, pKa minus pKb। ये pKa और pKb कैसे निकालते थे अपन? pKa क्या होता था? Ka का नेगेटिव लोगैरिथम, और pKb क्या होता था? Kb का, देखो P किसी का भी निकालना, आपको माइनस लॉग ऑफ करना उस चीज का। अपन बहुत सारे का P निकाले है ना, PH, POH, PKW, PKa, PKb, इन सबके रिलेशनशिप भी निकाले अपन। ठीक है ना, तो इस फॉर्मूले से अपन बता सकते हैं कि उस सॉल्ट का pH 7 से कम होगा या ज्यादा होगा। आप ये मत सोचना कि 7 प्लस समथिंग है तो हमेशा बेसिक ही होगा, क्या? नहीं, अगर ये नंबर नेगेटिव हुआ तो, ये माइनस करने पर अगर नंबर पॉजिटिव आया तब वो बेसिक है, और ये माइनस करने पर अगर आंसर नेगेटिव आया तो ये एसिडिक हो जाएगा। समझ रहे हैं क्या? ठीक है, तो नीचे एक लाइन लिख लो इस फॉर्मूले के बारे में। दिस pH of the solution can be greater than 7, the pH of the solution can be greater than 7, the pH of the solution can be greater than 7 if the difference is positive, if the difference is positive, if the difference is positive, and it will be less than 7, and it will be less than 7 if the difference is negative, if the difference is negative, if the difference is negative। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए एक, the pKa of acetic acid, the pKa of acetic acid, the pKa of acetic acid and pKb of ammonium hydroxide NH4OH, pKa of acetic acid and pKb of ammonium hydroxide are 4.76 and 4.75 respectively, 4.76 and 4.75 respectively, full stop। Calculate the pH of ammonium acetate solution, calculate the pH of ammonium acetate solution, calculate the pH of ammonium acetate solution। एक चीज और समझना पहले यहां पे ना, फिर आप लोग आगे बढ़ना। जैसे एसिडिक नेचर Ka पे कैसे डिपेंड करता है, ध्यान दो इधर। मतलब मैंने अगर एक एसिडिक एसिड है मान लीजिए, है ना, एसिडिक एसिड का मैंने अगर Ka का वैल्यू लिखा, ध्यान दो इधर, CH3COO नेगेटिव एंड H3O पॉजिटिव, व्हाट विल बी Ka? CH3COO नेगेटिव का कंसंट्रेशन इनटू H3O पॉजिटिव का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय
CH3COOH का कंसंट्रेशन, यही होता है फॉर्मूला Ka का। अब देख रहे हो ना, H पॉजिटिव जितना ज्यादा होगा Ka का वैल्यू उतना ज्यादा होगा कि नहीं, हाँ या ना, क्योंकि वो न्यूमरेटर में है। जितना ज्यादा H3O पॉजिटिव होगा उतना ज्यादा Ka होगा, है ना। मतलब अपन एसिडिक नेचर किससे कंपेयर करते हैं, H3O पॉजिटिव से। जितना ज्यादा H3O पॉजिटिव उतना ज्यादा एसिडिक नेचर। तो ये K पे कैसे डिपेंड कर रहा है, अगर H पॉजिटिव ज्यादा होगा, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव ज्यादा होगा तो Ka ज्यादा होगा, यस और नो। उससे हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा। बट व्हाट अबाउट पीके, पीके का वैल्यू क्या होगा, कम हो जाएगा। क्यों कम होगा, क्योंकि पीके होता है नेगेटिव लॉग ऑफ के। और देखो इसका मतलब क्या है समझना, इसका मतलब होता है 1/log के। कैसे अपन ऐसा लिख दिए, या ऐसा ऐसा इसको ऐसा समझो, जो अपन लॉग माइनस लॉग के लिखे ना, इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं लॉग ऑफ 1/के। देखो लॉग ए इंटू बी लॉग ए प्लस लॉग बी होता है, लॉग ए बाई बी क्या होता है, लॉग ए माइनस लॉग बी, एंड लॉग 1 0 होता है। तो देखो वही आ रहा है माइनस लॉग ए, तो माइनस लॉग के ए को आप लॉग 1/के लिख सकते हो। आप देखो पी के ए तो के से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो पी के क्या होता है, कम होता है। ये चीज समझ में आई कि नहीं जो लिखा है मैंने, फिर से समराइज करो। अगर किसी सॉल्यूशन में H प्लस का कंसंट्रेशन ज्यादा है, उसका मतलब उसके के की वैल्यू ज्यादा होगी, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और हमें पता है कि H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन ही एसिडिक नेचर डिसाइड करता है, तो एसिडिक नेचर ज्यादा होगा, पर उसका पीके का वैल्यू कम हो जाएगा, क्योंकि पीके नेगेटिव लॉग है, लॉग नहीं है, नेगेटिव लॉग है। तो नेगेटिव लॉग का मतलब लॉग 1/के निकाल रहे हो आप एक्चुअली। तो आप देखो के और पीके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्लियर है ये, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सेम चीज हम पीकेबी के लिए भी लिख सकते हैं, कि जिसका के बी ज्यादा उसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा, पर उसका पीके भी छोटा होगा। मतलब यू समझिए, एक स्ट्रॉन्गर बेस का पीके भी छोटा होता है, के बी ज्यादा होता है, और एक स्ट्रॉन्गर एसिड का के ए ज्यादा पीके ए कम। क्लियर है। अब ये वाला क्वेश्चन बनाओ, सिंपल। अभी अपने फॉर्मूला लिखा ना, इस फॉर्मूले में पुटअप कर दो। ऑलमोस्ट आपको न्यूट्रल ही लगेगा, है ना। कितना रहे, 7 पॉइंट 7 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा ना, कितना। 7.5 नहीं, जीरोस भूल रहे हो आप। 7 प्लस हाफ इंटू, हाँ 0.01 आ रहा होगा ना, ये डिफरेंस है ना। तो ये डिवाइड बाय 2 करोगे तो ये और हो जाएगा आपका 0.005, 7.005 आ रहा है ना, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 7। ठीक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक डालिए, कॉमन आयन इफेक्ट। 2-3 टॉपिक बचे हैं इस यूनिट के, बस अपन 1-2 दिन में खत्म कर देंगे यूनिट ना। कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट, एज ई नेम सजेस्ट, ऐसा कुछ सब्सटेंस अपन डालेंगे अपने सॉल्यूशन में जिसका आयन किसी ऑलरेडी प्रेजेंट सॉल्यूशन के साथ कॉमन होगा। एग्जांपल इफ लिखेंगे समझ में आएगा आपको। देखो, इफ टू एन आयनिक इक्विलिब्रियम, if to an ionic equilibrium, if to an ionic equilibrium, ऐसा कुछ एग्जांपल साथ में लिखते चलो। ए बी इक्विलिब्रियम विथ ए प्लस बी माइनस, if to an ionic equilibrium ए बी a plus b minus, comma, a salt containing a common ion, a salt containing a common ion
मतलब ये दोनों इक्विलिब्रियम में थे, सुन रहे हो क्या? ए बी का आयनाइजेशन हुआ, बना ए प्लस एंड बी नेगेटिव। ये क्या रिएक्शन है? एक सॉल्ट का आयनाइजेशन का रिएक्शन है। एक सॉल्ट अपने आयंस में आयनाइज हो रहा है, पर एक टाइम पे आने के बाद इक्विलिब्रियम पहुंच गया। मतलब अब उस पूरे बीकर के अंदर कुछ आयनाइज्ड सॉल्ट है और कुछ अनआयनाइज्ड सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स हैं, पर अब ये इक्विलिब्रियम में पहुंच चुका है। अब और आयनाइजेशन हो भी रहा होगा तो उतने देर में एसोसिएशन भी हो जा रहा है। आयनाइजेशन का ऑपोजिट क्या होगा? एसोसिएशन। वापस ये दोनों जुड़ के ए बी बना रहे होंगे, उतनी ही देर में एक ए बी डिसोसिएट होकर के ए प्लस और बी नेगेटिव बना रहा होगा। इसी को तो बोलते हैं इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो अब वो एक इक्विलिब्रियम में पहुंच चुका है। अब आप क्या कर रहे हो? उसके अंदर कुछ एक ऐसा सब्सटेंस डाल रहे हो जिसके अंदर या तो ए या तो बी होगा, कॉमन आयन। ऐसा सब्सटेंस आप ऐड करोगे जिसके अंदर, जिसके पास ए या बी होना चाहिए, तभी तो बोलोगे कॉमन आयन। तो क्या लिखे? अ सॉल्ट कंटेनिंग अ कॉमन आयन, ब्रैकेट में एग्जांपल लिखना, एग्जांपल एसी, देखो इसमें ए है और एसी और डीबी, इसमें बी है। बीडी मत लिखना क्योंकि बी आपका एक एन आयन है और ए आपका एक कैट आयन है। अगर आप ए वाला कुछ कॉमन डालना चाहते हो तो वो तो कैट आयन की जगह पे ही रहेगा ना, क्योंकि कैट आयन हमेशा पहले लिखाता है और एन आयन हमेशा बाद में। ठीक है, देखिए इसमें ऐसा लिखा है एसी और बीडी, तो बीडी लिखना गलत है। बी तो आपका एन आयन है ना, तो बीडी पहले कैसे हो सकता है? ठीक है, अगर वो एसीटेट होगा तो अलग बात है। एसीटेट में पहले लिखा था ना CH3COONA, ना कि NaCH3COO, वरना हम हर बार कैटायन पहले लिखते हैं। ओनली इन द केस ऑफ एसीटेट हम एसीटेट को पहले लिखते हैं, जो कि एक एन आयन है, और कैटायन को बाद में। ठीक है, हाँ। तो एग्जांपल आपने लिख दिया AC और DB ब्रैकेट क्लोज इज एडेड। अगर आपने एक ऐसा सॉल्ट डाला जिनमें एक कॉमन आयन है A या B, इज एडेड, कॉमा, द इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। The equilibrium shifts in the backward direction. The equilibrium shifts in the backward direction. The equilibrium shifts in the backward direction. ऐसा इसलिए क्योंकि अपने ली चैटले प्रिंसिपल पढ़ा है। ध्यान देना, हमने ली चैटले प्रिंसिपल क्या पढ़ा था, मैं थोड़ा सा याद दिला रहा हूं। अगर आप A प्लस बी गिव्स C प्लस डी करते हो, सब देख रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, है ना? जो उस समय नहीं था वो ज्यादा ध्यान देगा, है ना? ली चैटलियर के समय A और B आपने ऐड करके C और D बनाया, ये प्रोसेस इक्विलिब्रियम में पहुंच चुका है। ठीक है, अब आपने इसको डिस्टर्ब किया, इक्विलिब्रियम को क्या किया? डिस्टर्ब किया। कैसे? बाय एडिंग सम मोर A और B। आपने कुछ और A और B ऐड कर दिया इसमें, इससे इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया ना कुछ देर के लिए। तो ली चैटलियर क्या बोलते थे कि आपने जो भी काम किया है इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने के लिए, कोई बात नहीं, इक्विलिब्रियम फिर से रीस्टैब्लिश हो जाएगा, बट उसके लिए उसका अनडू इफेक्ट होगा। और अनडू इफेक्ट क्या होना चाहिए? इफेक्ट क्या हुआ था? इन दोनों को बढ़ाया गया था, तो अनडू क्या होगा? इन दोनों को कम करना है। इन दोनों को क्या करना है? कम करना। और ये दोनों कब कम होंगे? जब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। देखिए बैकवर्ड में तो ये दोनों और बनेंगे, समझ रहे हैं क्या? उससे इक्विलिब्रियम फिर से स्टैब्लिश हो जाएगा कुछ समय के बाद। ऐसा अपने 3 केस में देखा था, रिएक्टेंट प्रोडक्ट के केस में देखा था, टेम्परेचर के केस में देखा था, प्रेशर के केस में देखा था। तीनों ही केसेस में ली चैटलियर के अकॉर्डिंग हमारा इक्विलिब्रियम किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा था टू अंडू द इफेक्ट, और इक्विलिब्रियम फिर से रीस्टैब्लिश हो रहा था। ठीक है, अब यहां हम क्या बोल रहे हैं कि ए बी गिव्स ए प्लस एंड बी नेगेटिव। ठीक है, अब आप इस सॉल्ट में कुछ ऐड कर रहे हो, और वो सॉल्ट ऐसा है जिसके पास आइदर ए प्लस है या बी नेगेटिव है। मतलब मान लीजिए आप इसी को ऐड कर दिए, आपने एसी को ऐड कर दिया, तो क्या हुआ? अंदर जाने के बाद ए प्लस बढ़ गया कि नहीं बढ़ा? हाँ या ना? क्योंकि वो एसी भी तो जाके स्प्लिट होगा ना ए प्लस और सी नेगेटिव में, तो एक आयन बढ़ गया। कौन सा आयन बढ़ा? ए प्लस। तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। नाउ टू रीस्टैब्लिश इट, उसका अनडू इफेक्ट ए प्लस का कम होना। ए प्लस कब कम होगा? फॉरवर्ड में तो ए प्लस और बन रहा है, बैकवर्ड में ए प्लस बी नेगेटिव के साथ रिएक्ट करके ए बी बना रहा है, तो ए प्लस कम नहीं हो जाएगा? तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में, अभी आपने वही लिखा है कि द इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन दी बैकवर्ड डायरेक्शन। समझ गया? इसको अंडरलाइन करेंगे, द इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन दी
बैकवर्ड डायरेक्शन, इसी को कॉमन आयन इफेक्ट बोलते हैं, इसी को बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। समझ रहे हैं क्या? मतलब अगर आपको लगता है कि ये जो एसिड है, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, आपको लगता है कि ये जो एसिटिक एसिड है ये अपना आयनाइज हो करके ये बनाया जा रहा है, ठीक है, आपको लग रहा है कि यार इसका आयनाइजेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो आप क्या करो पता है, इसके अंदर एक ऐसा सॉल्ट ऐड कर दो जिसके पास ये वाला आयन प्रेजेंट हो, तो इसका आयनाइजेशन कम हो जाएगा, ये और वीक हो जाएगा ये एसिड, और आपने इसके डिसोसिएशन को सप्रेस कर दिया, दबा दिया। कैसे? एक ऐसा सॉल्ट ऐड करके जिसमें इन दोनों में से इन दोनों में से एक आयन कॉमन था, और वो कौन था? एसीटेट वाला। उससे इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट हो जाएगा? बैकवर्ड, यानी कि ये दोनों मिक्स होना चालू हो जाएंगे, ये दोनों मिक्स होना चालू हो गया मतलब H प्लस कम होना चालू हो गया, H प्लस कम होना चालू हो गया मतलब एसिडिक नेचर कम हो गया, डिसोसिएशन सप्रेस हो गया। सेम काम आप सॉल्युबिलिटी में भी कर सकते हो। सॉल्युबिलिटी में आपको लगता है कि BaSO4 नाम का सॉल्ट कुछ ज्यादा ही सॉल्युबल हो रहा है, तो आप क्या कर दो? BaCl2 ऐड कर दो, एक ऐसा सॉल्ट जिसमें एक आयन कॉमन था, बेरियम। उससे क्या होगा? बेरियम आयन बढ़ जाएगा, टू टू या टू अंडू द इफेक्ट, ये लोग इस तरफ ज्यादा जाएंगे, तो इससे सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। तो कॉमन आयन से हमारे एसिड का, बेस का डिसोसिएशन सप्रेस कर सकते हैं, हमारे सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी को भी सप्रेस कर सकते हैं। इसका एप्लीकेशन पार्ट आप समझो क्या हो रहा है, ठीक है? आपने एक ऐसा सॉल्ट ऐड करके उसकी सॉल्युबिलिटी को कम कर दिया, उसकी डिसोसिएशन को कम कर दिया, यही सब तो कैटलिस्ट करता है। एक कैटलिस्ट क्या करता है? रिएक्शन को फास्ट, स्लो या स्टॉप, तो इन सब चीजों से ऐसा होता है, ठीक है? चलो एक एग्जांपल से समझते हैं इसको, समझ गए कॉमन आयन इफेक्ट, ठीक है? हाँ चलिए एग्जांपल लिख लो नीचे, एक लाइन पहले लिखो फिर एग्जांपल लिखते हैं। द रिजल्ट कैन बी इजिली एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ, द रिजल्ट कैन बी, जो आपने ऊपर लिखा है ना उसको अपन समझा सकते हैं ली चैटलियर से। द रिजल्ट कैन बी easily explained on the basis of Lee Chateliers principle. The results can be easily explained on the basis of Lee Chateliers principle. ठीक है, चलो एक एग्जांपल लिखते हैं, लिख लो एग्जांपल। एसिडिक एसिड का लिखते हैं, CH3COOH अपने आयंस में डिसोसिएट हो रहा है इनटू CH3COO नेगेटिव एंड H पॉजिटिव में डिसोसिएट हो रहा है, ठीक है? वीक एसिड है, ज्यादा आयनाइज होता नहीं है ना, पर आपने इसके अंदर कुछ ऐसा सॉल्ट डाल दिया जिसमें से इन दोनों के पास कोई कॉमन आयन होगा, तो उससे इसका डिसोसिएशन और सप्रेस हो जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा, तो सप्रेशन कम हो जाएगा, मतलब डिसोसिएशन कम हो जाएगा। नीचे लिखो, टू दिस सॉल्यूशन suppose the salt CH3COONA is added. Suppose the salt CH3COONA is added, which almost completely ionize, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कंप्लीटली आयनाइज हो जाएगा, which almost completely ionize and provides the common acetate ions. ये सॉल्यूशन में एसिटेट आयन पैदा कर देगा, समझ रहे हो, आयनाइज होकर के, एंड प्रोवाइड्स द कॉमन एसिटेट आयंस। तो इसका भी आयनाइजेशन है, ये कैसे आयनाइज होता है? CH3COO नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव। देखो इसके एरो और इसके एरो में फर्क है, क्योंकि ये एक वीक एसिड है, ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसलिए ये कंप्लीटली आयनाइज होता है, और ये वीकली है तो इक्विलिब्रियम पहुंचता है, ठीक है? देखो इससे हमारे एसिटेट आयन का कंसंट्रेशन बढ़ गया अचानक से। नाउ टू अंडू द इफेक्ट, कम होने के लिए ये उल्टा चला जाएगा, बैकवर्ड, ठीक है? ये लिखिए रिएक्शन, लास्ट नीचे लाइन में लिखेंगे, एज अ रिजल्ट द कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO नेगेटिव आयंस, as a result the concentration of CH3COO negative ions increases
As a result, the concentration of CH3COO negative ions, मैं आ रहा हूं 2 मिनट. As a result, the concentration of CH3COO negative ions increases, and by Lee-Chatelier principle, LC principle, and by Lee-Chatelier principle, the equilibrium shifts backwards. The equilibrium shifts backwards. The equilibrium shifts backwards. ये दोनों फिर से जुड़ के एसिटिक एसिड बनना चालू कर देंगे. उससे ही तो एसिटेट आयन का कंसंट्रेशन कम होगा, जो कि हमने बढ़ा दिया था इसको ऐड करके. इससे ओवरऑल डिसोसिएशन क्या हो गया? कम हो गया. और पहले ही कम हो रहा था, आपने इसको डाल करके और इनको मिला दिया तो इनका डिसोसिएशन और कम हो गया. मतलब पहले मान लो ये 100 मॉलिक्यूल थे, उसमें से 10 ही डिसोसिएट हुए होंगे. आपने इसको ऐड करके इसको और आपने 50 कर दिया मान लो, तो अब ये और डिसोसिएट होना चालू कर दिया, तो ये और कम होके मान लो 5 ही बचे. अब समझ गए? तो लास्ट लाइन, shift backward, that is dissociation of acetic acid is further suppressed. Dissociation of acetic acid is further suppressed. Dissociation of acetic acid is further suppressed. तो ये तो अपन ने अप्लाई किया किसमें? एसिड के डिसोसिएशन में. आप सेम कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हो बेस के डिसोसिएशन में, सेम कंसेप्ट आप अप्लाई कर सकते हो एक सॉल्ट के सॉल्युबिलिटी में. तो दोनों के लिए एक लाइन लिख लेते हैं लास्ट. The same concept can be applied to, the same concept can be applied to, the same concept can be applied to the dissociation of a weak base, the dissociation of a weak base, dissociation of a weak base, and to the solubility of a sparingly soluble salt, and to the solubility of a sparingly soluble salt, and to the solubility of sparingly soluble salt. वहां पे भी यही चीज होगी, एक बेस का डिसोसिएशन सप्रेस हो जाएगा और एक सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी सप्रेस हो जाएगी. ठीक है, कॉमन आयन इफेक्ट से. लास्ट लाइन, दस कॉमन आयन इफेक्ट में ऑल्सो बी डिफाइंड एज, thus common ion effect may also be defined as, hyphen डाल के लिखो, defined as, hyphen डाल के लिखो, if to the solution of a weak electrolyte, if to the solution of a weak electrolyte, if to the solution of weak electrolyte, if to the solution of weak electrolyte which ionizes to a small extent, which ionizes to a small extent, comma, a strong electrolyte having a common ion, समझ के लिखना क्या लिख रहे हो ना, if to the solution of a weak electrolyte, जो कि आयनाइज होता है बहुत कम, है ना, उसमें आपने एक ऐसा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाला जो कि आयनाइज होता है कंप्लीटली. अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैविंग अ कॉमन आयन is added, which ionizes almost completely, which ionizes almost completely, comma, the ionization of weak electrolyte is further suppressed, comma देखिए, the ionization of the weak electrolyte is further suppressed, the ionization of the weak electrolyte is further suppressed. समझ में आइए 2-3 लाइन जो लिखे हो. हाँ, अगर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में जो कि पहले ही कम डिसोसिएट हो रहा था, आपने एक ऐसा सॉल्ट डाला जिसके पास एक आयन इस वाले का कॉमन था और जो कंप्लीटली आयनाइज भी हो रहा था, स्ट्रॉन्ग है तो कंप्लीटली आयनाइज होगा, उस कारण से इस इलेक्ट्रोलाइट का सप्रेशन, डिसोसिएशन और कम सप्रेस हो गया. सेम लाइन हम सॉल्युबिलिटी के लिए भी लिख सकते हैं. मैं रीड कर रहा हूं, आप लोग बस सुन लेना. सिमिलरली इफ टू द सॉल्यूशन ऑफ अ स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, सुन रहे हैं क्या? सिमिलरली इफ टू द सॉल्यूशन ऑफ अ स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, if a soluble salt having a common ion,
is added, the solubility gets suppressed further और solubility कम हो जाएगी, पर कॉमन आयन होना जरूरी है। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, ये AgCl नहीं, सॉरी, BaSO4 वाले में मैंने BaCl2 डाल दिया, तो BaSO4 वैसे ही कम सॉल्युबल हो रहा था, BaCl2 डालने के बाद उसकी सॉल्युबिलिटी और कम हो गई। ठीक है, बस नेक्स्ट हेडिंग डाल के छोड़ दो, ये लास्ट टॉपिक रहेगा हमारा, बफर सॉल्यूशंस। बफर सॉल्यूशंस, बफर सॉल्यूशंस। ठीक है, इसको नेक्स्ट क्लास में करते हैं और एंड करेंगे चैप्टर को।